भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात गलवान डाल इलाके में जिस तरह की हिंसक झड़प हुई है, उसकी गूंज अब तक शांत नहीं हुई है। संकट को खत्म करने के लिए सैनिक और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत और कोशिश जारी है। कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई, जिसमें भारत ने साफ कह दिया कि चीन ने गलवान में साजिश के तहत भारतीय सैनिकों पर हमला बोला। 5 तस्वीरों के जरिए आपको भारत और चीन विवाद से वो थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गलवान में चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोला। भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन भारत के पलटवार में चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। चीन अब तक बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने भी भारतीय सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए बयान जारी किया कि संकट पर उसकी पैनी नजर है। पीएम मोदी ने भी कल साफ कह दिया कि वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन की चाल से सख्ती से निपटा जाएगा। चीन के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा है। शहर शहर चीनी सामान का बहिष्कार के लिए प्रदर्शन हो रहा है। भारत चीन के बीच एलएसी में क्या चल रहा है और इसे लेकर दिल्ली में क्या हलचल है, इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देश के वीर शूरवीरों की बात करेंगे जिन्होंने चीन की नापाक चाल को नाकाम किया और देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता झारखंड से सत्यजीत हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा का रुख करेंगे, जहां पर सुजीत लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुजीत, क्या जानकारी है इस वक्त? जो शहीद है उनकी अंतिम क्रिया कब तक की जाएगी? देखिए नेहा, जो शव यात्रा है वो काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुका है और कुछ ही देर में, यानी कि कुछ मिनटों में ही ये हल्दी घाट मनेर, जहां पर हवलदार शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पूरी तैयारी की गई है। थोड़ी ही देर में ये शव यात्रा वहां पहुंचेगी। जब ये शव यात्रा चली थी तारापुर सिकरिया गांव बीहटा से, करीब 20 किलोमीटर का ये फासला है। और मैं बता दूं नेहा कि 20 किलोमीटर तक जिस तरीके से शहीद सुनील कुमार को लोगों ने श्रद्धांजलि दी और जिस तरीके से लोगों में एक आक्रोश और एक जोश दिख रहा है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, साधु हो या गृहस्थ हो, हर व्यक्ति के मन में एक देश के पर जान लुटाने वाले जवानों के प्रति जो भाव है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं, लोग छतों पर ऊपर से खड़े होकर शव यात्रा को निहार रहे हैं और ये शव यात्रा धीरे धीरे गंगा के किनारे पहुंच रही है। और आप देख सकते हैं कि अब खेतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ देर में ये हल्दी घाट हल्दी छपरा पहुंचेगी जो मनेर में है और वहां पर ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुनील कुमार 2002 में बिहार रेजिमेंट में शामिल होता है। बिहार रेजिमेंट का ही ये पूरा इलाका है, दानापुर से सटा हुआ, जहां पर बेस है बिहार रेजिमेंट का। और उसके बहादुरी के किस्से तमाम हैं और उसके जवानों के बलिदानों की जो गाथा है वो तमाम है। तो इस तरीके से ये पूरा इलाका देशभक्ति से वैसे भी ओतप्रोत रहता है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां दर्जनों फौज में लोग सेवा नहीं दे रहे होंगे भारतीय सेना में। तो ऐसे में ये जो शव यात्रा है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का, या ये क्षेत्र क्या करें, पूरे बिहार में वैसे देखा जाए तो 5 जवान शहीद हुए हैं। हर जगह यही आलम है। एक तरफ परिवार में तो शोक होता ही, लोगों के जाने का शोक होता है, लेकिन जो वीर को जो विदाई देने का जिस तरीके का जज्बा है लोगों में और जिस तरह से लगातार नारेबाजी चल रही है चीन के खिलाफ। बिहार सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल होने वाला है श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए, बिहार सरकार की तरफ से कल एयरपोर्ट पे भी जब ये शव पहुंचा था तो वहाँ भी मंत्री और बिहार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये तमाम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, पटना के डीएम। और अभी भी यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री होंगे रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्र। लौटेंगे आपके पास। सत्यजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से। सत्यजीत, क्या अपडेट?
देखिए ये शहीद गणेश हांसदा का घर है और यहाँ तैयारियां अब शुरू हो गई है। ये देखिए पंडाल जो है उसको इरेक्ट किया गया है। जो रिलेटिव्स हैं वो कंडोलेंस के लिए आ रहे हैं और यहाँ जो है कंसोल करने की उनकी माँ को कोशिश की जा रही है। माँ जो है बिल्कुल दुखी है। ये इसी आंगन में पले बढ़े थे। आपको हम दिखाएं, गणेश हांसदा जो हैं यहाँ आप देखिए इनके आंगन में आएंगे तो आपको ठीक है, सत्यजीत से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी भावुक कर देने वाली, क्योंकि ये देश के वो वीर जवान हैं, वो सपूत हैं जिन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए हुए अपने देश के नाम जान की कुर्बानी दे दी। सर्वोच्च बलिदान। पूर्वी सिंहभूम की, झारखंड की बात कर ले, यहाँ की भी मिट्टी से ये वीर सपूत, गुरदासपुर हो या फिर बिहटा हो, यहाँ पर भी आज माहौल बेहद गमगीन है। पूरा का पूरा गांव जैसे एक सैलाब की तरह उमड़ पड़ा है अपने देश के वीर जवान, वीर सपूत को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए। भारत और चीन की एक बार फिर बात करेंगे, जहां पर एलएसी पर तनाव जारी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जहां एक तरफ चीन को सख्त शब्दों में समझा दिया गया है, उसकी गुस्ताखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यह कह दिया है कि चीन ने साजिश के तहत भारतीय सैनिकों पर हमला बोला। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे लेह लद्दाख से मेरे साथ मौजूद है। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले श्वेता का रुख कर लेंगे। श्वेता, जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, आज क्या बात कुछ आगे बढ़ सकती है? बातचीत क्योंकि लगातार जारी है, जब से ही जवानों की शहादत हुई है, वहां क्या ताजा स्थिति आप देख पा रही हैं? नेहा, बातचीत का जहां तक सवाल है, लगातार हर रोज सैन्य स्तर पर बातचीत यहां पर जारी है। अलग अलग स्तर पर होती है, लेकिन बातचीत लगातार जारी है। भारत ने बिल्कुल भी उसे रोका नहीं है, क्योंकि समाधान सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर आप सैन्य गतिविधियों की बात करें तो भारत हाई प्रिपेयर्डनेस के स्टेज में है इस समय। हमने कल भी दिखाया था, वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से हमारे फाइटर्स भी लगातार अपनी सॉर्टी कर रहे थे। रात में भी हमें नाइट फ्लाइंग की वो सारी आवाजें सुनाई देती रही यहाँ तक, और ट्रूप मूवमेंट भी हैवी है। हम उससे विस्तार से उसके बारे में नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक चीज हो जाती है कि कितनी संख्या में मूव कर रहे हैं वहां सीमा तक। लेकिन वो मूवमेंट नजर आ रही है नेहा। जो कुछ सीमा पर चल रहा है, चीन जिस तरीके से बढ़ाता है, हम मिरर डिप्लॉयमेंट करते हैं अपनी तरफ, यानी एक एक व्यक्ति को, एक एक सोल्जर को मैच करते हुए हम वहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट रखते हैं, ताकि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि हम तैयार ही न रहें और वो हमसे अधिक तैयारी करके वहां पर बैठ जाए। यानी इस बार बातचीत भी, लेकिन तैयारियां भी अपने चरम पर। नेहा, लौटेंगे आपके पास श्वेता। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ और सटीक शब्दों में कहा है कि कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्री भी यही बात दोहरा रहे हैं, और इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से इन जवानों को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। जितेंद्र, अब स्ट्रेटेजिक प्लान यानी कि आगे की रणनीति पर क्या कोई हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा सकती है आज? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल नेहा, कल जिस तरीके से एक बड़ी बैठक हुई थी गलवान वैली में, जिस तरीके का वहां पर गतिरोध चल रहा था, उसको लेकर के मेजर जनरल स्तर की एक बड़ी बैठक हुई थी। लेकिन वो बैठक कल बेनतीजा निकली। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि ये बैठक आज भी हो सकती है। इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत ने सख्त निर्देश दे दिया है चीन को, और ये कहा है कि जो हमारे देश में जवान शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसे में अब चारों तरफ
तरफ से घेरने की तैयारी चीन को चल रही है। नेहा, सबसे बड़ी बात है कि एक जो जानकारी हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि गृह मंत्रालय में एक आज बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद होंगे, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के किस तरीके से सुरक्षा को और बेहतर करना है, किस जगह पर पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि चीन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है इस वक्त, क्योंकि उसके जो कदम है। आपके पास सूर्यपेट तेलंगाना की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर इस वक्त कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटे इस वीर जवान को सभी सलामी दे रहे हैं। पूरा का पूरा गांव एक तरीके से उमड़ पड़ा है और ये थोड़ी देर बाद इनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच सभी याद कर रहे हैं देश के नाम उनकी कुर्बानी को, किस तरीके से चीन ने कर्नल को मौत के घाट सुला दिया था। शहीद कर्नल की 9 साल की बेटी है, 2 बच्चे हैं और उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में कुछ दिन बाद होने वाली थी। लेकिन इस बीच ही ये बुरी खबर आई कि कर्नल अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 2004 में सेना में शामिल हुए थे, पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई थी, लेकिन अंतिम पोस्टिंग उनकी LAC पर। सभी परिवार वाले यहाँ पर इस वक्त तेलंगाना के सूर्यापेट में मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ काम करने वाले कई अफसर, कई ऐसे लोग जिन्होंने कई यादों को साझा किया, उनके साथ काम भी किया। ऐसे में कर्नल के इस अंतिम सफर में आखिरी सलाम, आखिरी विदाई देने के लिए सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तेलंगाना का ये वीर जवान जो देश के नाम अपनी जान कर गया, और सबसे पहली खबर कर्नल की ही आई थी कि कर्नल वीर गति को प्राप्त हुए हैं और साथ ही 2 जवान भी शहीद हुए हैं LAC पर चीन के सैनिकों के साथ झड़प में। कर्नल तो गलवान वैली में चीन की साजिश को तो भारत ने नाकाम कर दिया, लेकिन ये संकट कितना बड़ा है सामरिक दृष्टि से इसे समझाने के लिए हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं भारतीय सेना के पूर्व थल अध्यक्ष और साथ ही साथ मिलिट्री स्ट्रेटजी को बहुत बेहतरी से समझने वाले जनरल बिक्रम सिंह। जनरल सिंह, मैं आपको और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिस पर साफ नजर आता है कि चाइना ने किस इंटेंसिटी का मिलिट्री बिल्डअप किया है। ये है गलवान घाटी, आपको अपने कैमरे पे साफ नजर आ रही है किस तरीके से चाइना ने कम से कम यहाँ पे 200 स्ट्रक्चर, हमने बैठ के गिने 200 स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ हट्स हैं, कुछ टेंट्स हैं, कुछ व्हीकल्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं और साथ ही साथ कुछ एम्यूनिशन डिपो हैं। ये एक बिल्डअप है और उसके आगे अगर आप नदी के किनारे किनारे आते रहे थे तो एक और बिल्डअप आपको नजर आता है। तो गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक 2 बड़े मिलिट्री बिल्डअप चीन की तरफ से नजर आते हैं। जो लड़ाई हुई भारत और चीन की सेना के बीच में वो इस वजह से हुई कि चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो PP-14 पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे जाएगा, जबकि चाइना पीछे नहीं गया। और जब कर्नल बाबू वहां पे पहुंचे और देखा कि 2 चाइना के टेंट अभी भी लगे हुए हैं, उसको लेकर बातचीत शुरू हुई जो बहुत जल्दी वायलेंस में बदल गई और फिर 20 भारत के जवानों की उसमें शहादत उनको प्राप्त हुई। तो जनरल बिक्रम सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सैटेलाइट तस्वीरें आपने देखी हैं, चाइनीज आर्मी का एक बड़ा बिल्डअप इसमें नजर आ रहा है। आप इसको जब मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किस तरह का बिल्डअप आपको ये नजर आता है? जिस तरह से इस वक्त चाइनीज आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप इसको मिलिटरीली कैसे स्टडी करते हैं जनरल सिंह? राहुल, ऐसे है कि ये दर्शाता है कि चाइना मींस बिजनेस, वेरी सिंपल। जो इस इलाके में वो इतनी ये तादाद में आए हैं, ये एक नॉर्मल फेज नहीं है। इसके अंदर ये तकरीबन आपके सवेरे जो आप मेंशन कर रहे थे, आपके जो एक कुलीग हैं कि तकरीबन 200 गाड़ियां वहां पे हैं। आपकी जो सैटेलाइट इमेजरी है उसके अंदर उन्होंने स्टडी किया है। 200 गाड़ियां अगर हम चलते हैं इस प्रमाइस के ऊपर कि एक बटालियन को तकरीबन 50 से 60 गाड़ियां चाहिए होती हैं, तो तकरीबन एक ब्रिगेड मैं समझूंगा उस इलाके में है। और साथ ही साथ कल एक मैसेज भी आया था जिसके अंदर मैंने सुना था कि हमारे लोगों ने वहां देखा है, उनके ब्रिगेड कमांडर वहां थे जो सीनियर कर्नल होते हैं उस रैंक के, इक्विवेलेंट टू आवर ब्रिगेडियर। तो अगर ये हुआ है तो यकीनन ये किसी मुद्दे से आए हैं
और वहां से हिलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। आपने कई दफा वॉर गेम्स किए हैं, आपने स्टडी करने की कोशिश की है कि चीनी सेना के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, कुल मिला के 3 जगह पर इस वक्त ये है ईस्टर्न लद्दाख का नक्शा, जिसमें ये है पेंगोंग लेक का इलाका जहां पर बीच में फिंगर 4 पे चाइनीज आर्मी आ गई है। ये है गोगरा पोस्ट का इलाका जिसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, जहां पे पुलिस का एक मेमोरियल भी है, और ये है गलवान फ्लैश पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट्स पर चाइनीज आर्मी का बड़ा बिल्डअप है। इन 3 जो जगह चुनी गई है, जिस तरह का बिल्डअप है, उसको देख के चाइनीज मिलिट्री के दिमाग के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या तस्वीर बन रही है आपके जहन में? हाँ देखिए राहुल, मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज विली निली निकल नहीं जानी चाहिए जो प्लान्स हमारे टैक्टिकल और ऑपरेशनल कमांडर बना रहे हैं उसको थोड़ा खराब, उसके लिए मतलब आई वुड से इट मिलिटेट्स अगेंस्ट दोस प्लान्स। तो थोड़ा उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि जो ये सड़क जो हमारी है दुर्बुक श्योक और डीबीओ, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है जो हमें चाहिए नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो हमारे जवान हैं, जो हमारी वहाँ पे ट्रुप्स हैं, उनको सस्टेन करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रोड है जो कि हमें ऑल्सो वी कैन सी लुक इनटू द अक्साई चेन एरिया अलोंग विद दिस। तो ये स्ट्रेटेजिक रोड को इंटरडिक्ट करने के लिए इनका ये मुद्दा है। ये नहीं चाहेंगे कि हम इस रोड का इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेटली इनका फोकस इस तरफ है। जहां तक सवाल है पंगांगसो लेक का, वहां पे पहले होता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक ये सवाल है फिंगर 4-8 का, मुझे लगता है वहां पे सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से चीन आया है अभी, जिस प्रकार से इन्होंने बिल्डअप किया है, मुझे लगता है ये दे हैव कम टू स्टे, दे वांट टू ऑल्टर द LAC, वहां रहेंगे ये। और हमें थोड़ा सा अभी एक लंबा जो है लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जनरल सिंह, आप दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क की बात कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। लद्दाख की राजधानी है ले, वहां से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री के पार जाते हुए चांगला पास को क्रॉस करते हुए दरबुक का गांव आता है। वहां से शुरू होती है ये बेहद अहम सड़क जिसको DSDBO सड़क कहा जाता है। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और इसी को लेकर फसाद है वो इस वजह से क्योंकि काफी हद तक ये जो सड़क है जिसको आप इस काली लाइन में देख सकते हैं, वो ये जो लाल लकीर है जिसको कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके पैरेलल चलती है। तो हमने जब से ये सड़क बनाई है तब से ले के इलाके से भारत के लिए बहुत आसान हो गया है दौलत बेग ओल्डी में रीइंफोर्समेंट्स भेजना, ट्रूप्स भेजना, असला बारूद हथियार भेजना, सैनिकों को डिप्लॉय करना। दौलत बेग ओल्डी बहुत अहम है क्योंकि ये अक्साई चीन का वो इलाका है जो अभी भी भारत के कंट्रोल में है और उसके ठीक सामने है काराकोरम पास जिसकी स्ट्रेटेजिक बहुत अहमियत है। आपको मालूम है कि काफी हद तक जो अक्साई चीन का इलाका है वो इस वक्त चीन के अवैध कब्जे में है। तो ये वो इलाका है अक्साई चीन का जो अभी भी भारत के कंट्रोल में है और उसी रास्ते पर पड़ता है ये वाला फ्लैश पॉइंट, गलवान फ्लैश पॉइंट, जहां पर चाइनीज आर्मी आके खड़ी हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर चाइनीज आर्मी पहाड़ों पे चढ़ जाती है, वो सड़क को देखती है और वहां पे हमला कर सकती है। ये कोई सड़क हमने 1 साल में 1 महीने में तो बनाई नहीं, 2 दशक से जनरल सिंह ये सड़क बन रही थी। जब 2 दशक में चीन ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये सड़क बहुत हद तक भारत की सरजमीन पर ही है। ऐसा नहीं है कि LAC के किनारे किनारे हमने सड़क बनाई है। जहां पे फ्लैश पॉइंट है वहां से लेकर सड़क तक का रास्ता 8 किलोमीटर का है। ऐसे में आखिरकार चीन को अब क्या ऑब्जेक्शन हो रही है? पहले क्यों नहीं कभी कंप्लेन किया? वही मैं कह रहा था। देखिए एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी कि देखिए हम अभी भी हमारे में ताकत है, हम LAC के ऊपर आके तो LAC को यूनिलैटरली ऑल्टर कर सकते हैं, स्टेटस को बदली कर सकते हैं और उन्होंने ये दर्शाया है। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए राहुल, जो कल कार्रवाई हुई है, अगर उसे हम देखते हैं सिर्फ टेक्निकल लेवल के ऊपर आइसोलेट करके, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे जवानों का जो एक कॉन्डक्ट रहा है, उनका जो एक्शन रहा है, वो बहुत आले दर्जे का रहा है। ठीक है, हमने 20 जवान खोए हैं, एक ऑफिसर 20 जवान खोए हैं, मैं उनको सलामी पेश करता हूं। लेकिन देखिए वो लड़े भी टाइगर्स की तरह हैं, शेरों की तरह, और 43 कैजुअलिटीज की हैं चीन के अंदर। तो अगर आप देखते हैं डबल कैजुअलिटीज अगर की हैं, तो टेक्टिकल लेवल के ऊपर जो है हमारी एसेंडेंसी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सिर्फ इतना कहूंगा कि मनूवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनूवर डजंट मीन कि सिर्फ ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस मनूवर करती हैं। मनूवर का डेफिनेशन है ऑक्यूपाइंग एक ऐसी पोजीशन को जहां से हमें मिलिट्री एडवांटेज मिलता है, ये मनूवर का तात्पर्य है। तो वी हैव टू गेट इनटू पोजीशंस ऑफ एडवांटेज अलोंग द LAC ताकि हमारे पास में इनिशिएटिव रहे। हमें अभी जो है देखिए वो भी बैठे हुए, उनका जो डिप्लॉयमेंट इस वक्त है
वो एक ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है, वो ट्रेनिंग मोड के अंदर है। अगर आप देखेंगे आपकी सैटेलाइट से एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं, हमारे भी ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा, अभी खून खराबा हो चुका है, ये कन्वर्ट अभी करेगा फ्रॉम ट्रेनिंग मोड इनटू टैक्टिकल मोड। और जैसे ये टैक्टिकल मोड में आएंगे, आप देखेंगे लोग पहाड़ियों को पकड़ना शुरू कर देंगे आस्ता आस्ता। डिपेंड करता है किस प्रकार से डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आगे बढ़ता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमें तैयार रहना है, ना कि सिर्फ LAC के ऊपर अपने टेक्निकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे, बट इवन एट द हाईएस्ट लेवल हमें तैयार रहना है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और खास करके जो कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि ये एक ऑप्शन है। जो प्रधानमंत्री ने कहा, इस तरह का बयान इससे पहले हमने किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री से पब्लिकली नहीं सुना है। टैक्टिकल लेवल पर हिंदुस्तानी सेना का, टैक्टिकल लेवल मतलब जमीनी लेवल पर रिस्पांस रहा है, लेकिन जैसे हमने उरी के बाद, पठानकोट के बाद देखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और भारतीय सेना ने जवाब दिया। ठीक उसी तरह का ऐलान नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। फर्क यह है कि वहां पर पाकिस्तान है जो कि हमसे बहुत कमजोर है, चीन है जो कम से कम हमारे बराबर का है। और ऐसे में जब चीनी सेना से लड़ाई करनी हो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक वैसे ही इकोनॉमिक मंदी का दौर ये चल रहा है, यहाँ पे कोरोना वायरस नामक महामारी भी फैली हुई है, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है प्रधानमंत्री के लिए, मिलिट्री लीडरशिप के लिए फैसले ले पाना, क्योंकि दुश्मन केवल सामने ही नहीं है, दुश्मन तो इस वक्त हवा में भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल। एक स्ट्रेटेजिक अरीना के अंदर डिसीजन लेना, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा वॉलेटाइल, अनसर्टेन और एम्बिगुअस अरीना होता है, उसके अंदर ऐसी डिसीजन लेना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो आज मैसेजिंग गई है, ये एक जो हमारा स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है इंडिया का, उसको दर्शाता है। एंड आप देखेंगे कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का आप देख लीजिए, पिछले 15 साल से ये पोस्चरिंग चल रही है उनकी ईरान के साथ, और ये पोस्चरिंग चलती है जब तक ये हल इसका कोई निकल नहीं आता, चाहे डिप्लोमेटिकली चाहे मिलिटरली। मैं नहीं समझता इतना वक्त लगेगा। मुझे यकीन है कि जो मैसेज हमने देना था हमने दे दिया, चीन ने जो मैसेज देना था दे दिया। दोनों ने बता दिया है कि हमारे में वो जज्बा है लड़ने का, और खासकर इंडिया ने तो बता दिया है कि हम इसको वी विल नॉट एक्सेप्ट, जो आपने स्टेटस को बदली करने की कोशिश की है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मेलो डाउन होगा। डिपेंड करता है किस प्रकार से जो आज टॉक्स हुए हैं अभी दोनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के बीच में, इसमें क्या पहुंचा है। लेकिन जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी ग्रिम सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। सो मैं इसके लिए यही कहूंगा कि आप स्ट्रेटेजिक सड़कों की बात कर रहे थे, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं और आपका विश्लेषण भी चाहता हूं कि ये बड़ा अनफेयर है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, मैं आपको इस नक्शे पे दिखाता हूं, ये है चाइनीज 4 पोस्ट, ये उनका बटालियन हेडक्वार्टर्स है, एम्यूनिशन डंप है, उसके आगे उनके 4 पोस्ट है। ये काली लाइन दिखाती है चाइनीज सड़क, जो कि सीधे सीधे गोगरा पोस्ट के बहुत नजदीक, चाइनीज के ही साइड पे, लेकिन गोगरा पोस्ट के बहुत नजदीक आ जाती है। और उसके किनारे किनारे चाइना अपना जो पेट्रोलिंग का काम है वो गाड़ियों पे करता है। हमारी जो सड़कें हैं वो इतनी नजदीक है नहीं। मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूँ। हमारी जो सड़क है वो देखिए इस यहाँ से निकल रही है, जो कि LAC से बहुत दूर है। चाइनीज जो सड़क है वो ठीक LAC तक आती है। जब चाइना सड़क बना रहा था उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। जनरल सिंह, जब हिंदुस्तान अपनी सरजमी पे सड़क बनाता है तो चाइना कहता है इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब हिंदुस्तान जैसा देश इसको कैसे टॉलरेट कर सकता है? आप ठीक कह रहे हैं, तो तभी तो ये मुठभेड़ हुई है। और हमारे जवानों ने बता दिया है कि जो हमारा इलाका है हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे। और यही कारण है कि आपने देखा जो काफी जो लेबर है वो उसको मूव भी किया गया है फ्रॉम वेरियस अदर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ से, झारखंड वगैरह की तरफ से काफी लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो यकीनन हमने अपना एक मैसेज दे दिया है कि देखिए हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, आप जो मर्जी कर लें, हम अपनी जो कंस्ट्रक्शन जब से करेंगे, हम एक सॉवरन नेशन है और हमारा ये अपना हक है अपनी जमीन, सरजमीन के ऊपर जो भी हम कार्रवाई करना चाहते हैं हम करें। वो मैसेज चला। जहां तक सवाल है राहुल, आप बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री ने किया है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि जब एक मैसेज प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जब आता है तो बड़ा नाप तोल के ये मैसेज आता है। ये मैसेज जो है खुलेआम नहीं आता है। और जब उन्होंने ये बोला है कि हम जो एक यूज ऑफ फोर्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम करेंगे, हम चाहते हैं एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट। तो ये जब ऐसा बयान आता है तो बड़ा नाप तोल करके, बड़ा एक उसको आई वुड से उसके सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस को देखते हुए ये ऐसे बयान दिए जाते हैं। हाँ, हकीकत में। और ये जो सैटेलाइट इमेज है इससे एकदम समझ में आ जाता है
कि बात ये लोग कर रहे हैं कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो ये देखिए, इस मैप को देख के लगता है कि ठीक है चाइना ने विड्रॉ कर लिया। जैसे ही आप जूम इन करते हैं आपको तब समझ में आता है। ये देखिए बिल्डअप, ये चाइनीज आर्मी का बिल्डअप है जो कि कैमरे पे कैच हो रहा है। फोन पे ये लोग बोलते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, फोन पे बोलते हैं कि 1 बिलियन का देश है, दोनों हमें दोस्ती करनी चाहिए। जमीन पर इनकी सेना बैठी हुई है और हमने इसको सैटेलाइट मैप पे कैप्चर कर लिया है। जनरल सिंह, आप ठीक बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर आए, हमने वॉयलेट किया है, ये तो हो गया जैसे एक चोर कोतवाल को डांटे। वो पुरानी जो कहावत है, चोरी इन्होंने किया और कोतवाल को ये डांट रहे हैं। अभी हमारे इलाके में आए और बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसग्रेस किया है, हमने वॉयलेट किया है एलएसी को, तो ये गलत बात है। ये तो झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये झूठ बोलता आया है, डिसेप्शन का इस्तेमाल हमेशा चीन करता आया है। और आपने देखा होगा कि हालांकि बयान जो इनके आ रहे थे, चाहे वो उनके वो एम्बेसी से आ रहे हैं, चाहे बीजिंग से आ रहे थे, वो बड़े एक दोस्ताना के रूप पे एक फ्रेंडली नजरिए से आ रहे थे। लेकिन देखिए इन्होंने क्या विश्वासघात किया है। तो हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए चीन को। While hoping for the best, we have to cater for the worst. Supposing हमारे जो ये अभी negotiations चल रहे हैं, अगर ये फेल हो जाते हैं, it's a hope. अगर prepared for the worst, very simple as that. ये अजब स्थिति है। चीन का मैं बयान पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भारतीय साइड को ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन इस तरह से बैठा रहेगा। हमारा इरादा बहुत नेक है, हम अपनी जो अखंडता है उसको डिफेंड करेंगे। अरे यहाँ पे नक्शे में दिख रहा है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ गई है। ये है भारत की सड़क जिसको लेकर ऑब्जेक्शन है। 8 किलोमीटर का गैप है और चाइनीज आर्मी ये जता रही है कि हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर किया या हिंदुस्तान कुछ कर रहा है। हिंदुस्तान की केवल यही उम्मीद है कि चाइना जहां से आया है चाइना वापस चले जाए। ये है उनके 2 चाइनीज पोस्ट। आप अपनी गाड़ी पकड़िए, आप वापस जाइए, जहां से आप आए थे वहीं जाइए, हम जहां से आए थे हम वापस जाएंगे। इसी को भारत कह रहा है। और चीन, जैसे जनरल विक्रम सिंह ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। जनरल विक्रम सिंह, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इन सैटेलाइट इमेजेस को समझाने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। आप देखते रहिए आज तक। सूर्यपेट तेलंगाना से ये तस्वीरें आ रही हैं। कर्नल संतोष बाबू की अंतिम यात्रा अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। कर्नल संतोष बाबू जो वीर गति को प्राप्त हुए सोमवार की रात को चाइना के साथ मुठभेड़ में, उनके साथ 20 और जवान शहीद हुए थे। लेकिन इस बीच उनका जो अंतिम संस्कार है, अंतिम क्रिया है, अब से कुछ ही देर बाद सूर्यपेट में ही की जाएगी, जो उनका पैतृक गांव है। ये वो पारंपरिक धुन जिसके जरिए श्रद्धांजलि और नमन किया जा रहा है। आखिरी बार अपने परिवार वालों से रविवार को कर्नल संतोष बाबू ने बात की थी और इस दौरान ये कहा था कि वो जल्द घर आएंगे। कुछ ही दिन बाद हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये टल गया था। और ऐसे में ये दुखद खबर परिवार वालों को मिली कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं कर्नल संतोष बाबू। तेलंगाना से ही 2 और जवान, हवलदार पलानी जो कि तमिलनाडु के हैं, सिपॉय ओझा जो कि झारखंड के हैं, इनके साथ शहीद हुए थे सोमवार की रात को। कुल मिलाकर 20 जवानों की शहादत हुई है चीन के साथ इस मुठभेड़ में। 8 साल की उनकी बेटी है, 4 साल का बेटा कर्नल संतोष बाबू का, जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन अब तेलंगाना पहुंच चुके हैं अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए। చలో నువ్వు అరే నువ్వు తిరుగుతూనే లేదు దిగుతా भाई
स्टैंड यहीं से ऊपर से तो नहीं ले सकते, छोड़ो खुला। आशीष पांडे हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो तस्वीरें हैं हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं, लेकिन साथ ही आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि ये जो अंतिम यात्रा है जाहिर तौर पर परिवार वालों के लिए, गांव वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी यादें इस जवान से, इस कर्नल से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आसान नहीं होती है। जी हाँ नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो माहौल है ये यहाँ पर यही बता रहा है। आप देख सकते हैं कर्नल साहब का जो पार्थिव शरीर है अब वो अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है। उसको जो ट्रक है, आर्मी के ट्रक में, उसमें पार्थिव शरीर को कर्नल साहब के रखा गया है। बिहार रेजिमेंट के लोग मौजूद हैं। बिहार रेजिमेंट के लोगों ने अभी रीथ लेइंग सेरेमनी यहाँ पर संपन्न कराई है। बिहार रेजिमेंट से के ही 16 बिहार से जुड़े हुए थे कर्नल संतोष बाबू। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो कर्नल संतोष बाबू के परिवार की तरफ दिखाएं। ये कर्नल संतोष बाबू की पत्नी हैं और एक 9 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा, साथ में माता पिता, जो पिता रिटायर्ड हैं, उनको छोड़कर अब संतोष बाबू हमारे साथ नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर जन समूह उमड़ा है नेहा, वो साफ तौर पे बताता है कि इस घड़ी में पूरा देश, पूरा राज्य तेलंगाना, पूरा हैदराबाद शहर या सूर्यापेट जहाँ के ये निवासी हैं, पूरा शहर उनके साथ खड़ा है। और जो सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो शहादत कर्नल बाबू ने दी है, उसका इस देश पर बड़ा वो भुलाया नहीं भूला जाएगा। इस देश को ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने कर्ज छोड़ा है। जो सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो शहादत उन्होंने लद्दाख के मोर्चे पर चाइना के साथ लड़ते हुए जो दी है नेहा, वो किसी भी तरीके से उसको बयान नहीं किया जा सकता। शब्द नहीं है उस जो शहादत है, जो वीरता है, उसको बयान करने के लिए। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये जो अंतिम यात्रा जो यहाँ से इनके घर से प्रारंभ होगी, करीब 6 किलोमीटर दूर पे एक 6 एकड़ की जो इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंतिम संस्कार से पहले पूरा शहर सूर्यापेट उमड़ा पड़ा है, वो इंतजार कर रहा है। कल हमने देखा था जब हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद के वहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया था, तो वहाँ पर भी हैदराबाद शहर के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। एक पूरे कैवल की जो पार्थिव शरीर को लेकर जब पूरी जो एम्बुलेंस है वो जब एयरफोर्स स्टेशन से निकली, तो रास्ते में लोग इंतजार वाहन को रोक कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और ये कर्नल बाबू की जो शहादत है उनको नमन है, उनकी वीरता को नमन है नेहा। हम लोग को छोड़ कर चला गया,
लेकिन मुझे ठीक है, लौटेंगे आपके पास आशीष। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस वक्त झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरह का माहौल है तेलंगाना के सूर्यपेट जैसा। सत्यजीत, कितनी देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया? देखिए, अभी वक्त लगेगा, इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है। ये इनके जो परिजन हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, इनकी आंखें पथरा गई है। और गणेश हांसदा के बड़े भाई शहीद गणेश हांसदा के बड़े भाई हमारे साथ है, दिनेश हांसदा। क्या बताया गया आप लोगों को, कितने देर लगेगी? अभी फिलहाल निश्चित टाइम तो नहीं दिया गया है। कल इतना भरोसा दिया था कि कल अब मतलब आज आएगा दोपहर तक, लेकिन हम लोग भी इंतजार में हैं। लेकिन हम लोग भी ये सोच रहे हैं, जब ये घटना भी ये ऐतिहासिक हुआ है तो इसका भी जो दहन होगा वो भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक होना चाहिए। अच्छा, यही आशा उनका अंतिम संस्कार के लिए यही तैयारी किया गया ना? हाँ, अंतिम संस्कार के लिए यही सामने पे हम लोग तैयार किए हैं, अपने ही ये में, अपने ही जमीन में। वहीं पे उसका पूरा अभी तैयारी चल रहा है, वो पूरा चालू है। उसके लिए हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं, जब ये उतना बड़ा देश के लिए शहीद हुआ है तो सबका आंखों में ये होना चाहिए कि इसके लिए प्यार कितना है, सबको आंखों में दिखना चाहिए कि इसके आंखों में कितना प्यार है। इसके लिए हम लोग यही सोच के इतना कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अंतिम संस्कार होने वाला है ये भी कम से कम बहुत बड़ा ऐतिहासिक होना चाहिए। यही है, ये ऐतिहासिक होना चाहिए। आपकी माँ सुबह हम लोग जब बात कर रहे थे तो कह रही थी कि मेरा छोटा बेटा जो है, बगला में उन्होंने कहा कि वो भालो छिलो, हमारे बोरो बेटा थी के वो भालो छिलो। आप लोग इस पर आप भी जो आपने भी प्रतिक्रिया दी कि हाँ भाई वो वाकई जो है घर का चिराग था और स्टार था यहाँ का। हाँ, वो वाकई में सच्चा है, क्योंकि वो छोटा था, हम लोग उसको किसी चीज का कमी होने नहीं दिया। और जब उसको कोई कमी होने नहीं दिया तो वो कुछ भी करने के लिए वो पीछे नहीं हटा। तो हम लोग का मन में वो जीत लिया, हम लोग का मन। और हम लोग अपना, मैं भी पढ़ाई कर रहा था, जब हम लोग का मन जीत लिया तो हम लोग ठान लिया, चलो छोटा है तो क्या हुआ, पहले हमें लोग उसी को मुकाम में पहुंचाएंगे। सत्यजीत, आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं अंतिम यात्रा को। बिहार रेजिमेंट का ये वीर जवान, ये वीर सपूत अब हमारे बीच नहीं रहा, वीर गति को प्राप्त हुआ है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए नेहा, अभी अभी घाट पर पार्थिव शरीर पहुंचा है। यहाँ पर हल्दी छपरा जो कि गंगा के किनारे आप देख सकती हैं, सारे लोग घाट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सुनील कुमार जो 16वीं बिहार रेजिमेंट के हवलदार थे, उनका पार्थिव शरीर करीब 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी शव यात्रा के बाद अपने मुकाम तक धीरे धीरे पहुंच रहा है और लगातार नारेबाजी चल रही है। वीर सुनील अमर रहें, वीर सुनील अमर रहें, बिहार रेजिमेंट जिंदाबाद। तो ये जो हम कह सकते हैं कि आप देखिए लोगों का हुजूम, कितने लोग इस शहीद को विदाई देने के लिए चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितने हमने देखा कि इस शव यात्रा के दौरान जगह जगह पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की, नम आंखों से अर्पित की। कई जगह महिलाएं जो कि रास्ते में खड़ी, आंखें नम थी, लेकिन ये एक था कि एक शहीद जो कि देश की सेवा करके अपनी जान कुर्बान कर दी है, उसके प्रति जो एक भावना होती है, जो चेहरे, जो आंखों में दिखाई देती है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और सारे लोग गमगीन जरूर हैं, लेकिन यह है कि देश के प्रति जो जज्बा है, जो बलिदान देने की जो आतुरता है, वो दिखाई देती है यहाँ के नौजवानों में, खास तौर पर देखा जाए तो। थोड़ी देर बाद यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा अंतिम संस्कार का। बिहार के मंत्री नंदकिशोर यादव भी यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम जो सुनील कुमार के जो सगे संबंधी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। उसके अलावे हजारों लोग हैं, जन सैलाब है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उमड़ा हुआ। और वो सब श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं इस वीर जवान का, जो कि चीन की चालबाजी कहें या जिस तरह से धोखा देने की प्रवृत्ति कहें चीन की, उसकी वजह से ये इस तरह की घटना घटी है। तो चीन के प्रति काफ़ी आक्रोश है लोगों में। लगातार
खिलाफ नारेबाजी चल रही है और बदला लेने की। सबसे बड़ी बात कि शहीद सुनील कुमार की पत्नी ने कहा है, मांग की है एक तरीके से, एक प्रतिमा लगना चाहिए उनका और उनके परिवार को, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था सरकार करे, ये मांग करता हूँ।